अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में जब जब भी इलेक्शन का इनेकाद किसी भी सतह पर होता है नाज़रीन, उसके साथ साथ धांधली का शोर भी जरूर होता है। जब से होश संभाला हमने और इंतखाबी अमल को समझना शुरू किया, धांधली के शोर को उसके साथ साथ ही पाया है। जो जमात जीत जाती है उसके लिए ऑल इज वेल, और जो सियासी जमात या जमात शिकस्त से दो चार होती है वो सीधा शिकस्त कबूल करने की बजाय धांधली का शोर मचाकर इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठा देती है। ये बात भी दुरुस्त है कि कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ मेरे ख्याल में जिसको मुकम्मल तौर पर शफाफ करार दिया जा सके। अब यही धांधली का शोर हाल ही में कराची की नशिस्त NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी हुआ। पीपल्स पार्टी जीत गई तो उसके लिए नताइज काबिल कबूल है और दीगर जमातों को इन नताइज में धांधली नजर आने लगी है। फाफिन ने अलबत्ता अपनी रिपोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक 143 खिलाफ वर्जियों के वाकयात का जिक्र किया। NA 249 की बात हो रही है, जिनमें 58 का ताल्लुक जो है वो वोट डालने और उन्हें गिनने से मुतालिक है। लेकिन यहां सवाल यह है कि इस इंतखाबी धांधली का इलाज करने की किसी ने संजीदा कोशिश कभी नहीं की। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2006 में मिसाक जमहूरियत में सेनेट इंतखाबात शफाफ तरीके से कराने के लिए ओपन वोट की इस्लाहात पर इत्तेफाक किया था। फिर 2015 में नून लीग ने इसी हवाले से कानून साजी शुरू की, कमेटी बनी, लेकिन बात हमारे यहां कमेटियों से आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंतखाबात का नारा लगाया, उसके लिए तजावीज और फ्रेमवर्क तैयार करके अपोजिशन जमातों को दावत दी। वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वुज़रा अपोजिशन जमातों को इलेक्शन रिफॉर्म्स और इस अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बातचीत के लिए दावतें दे रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने हुकूमत से बातचीत से तकरीबन इनकार कर दिया, खुसूसन अगर नून लीग सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की, वो करे। तो अब हम हुकूमत के ऊपर एतमाद खो बैठे हैं। इसके लिए हमने कहा है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो वो अपनी तमाम तजावीज इलेक्शन कमीशन को भेजे। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है पाकिस्तान में आजाद मुनसिफाना इलेक्शन कराने का, ये उसका मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुलाए और इलेक्शन कमीशन की निगरानी में तमाम जमातें या उसकी एक कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम जमातें इत्तफाक राय से एक इस्लाहात के पैकेज पर एग्री करें और जो भी कौमी इत्तफाक राय होगा उसके लिए कानून साजी हम पार्लियामेंट के जरिए करने के लिए तैयार होंगे। जहां तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता। जो सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इलेक्शंस में धांधली रोकने के लिए, एक एस्पेक्ट तो लेजिस्लेशन ज़रूर है, लेकिन जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो इंतखाबात में होते हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। यहां पर बिलावल भुट्टो बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि उनके बकौल, उनके अल्फाज तकरीबन यही हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स का मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल इंतखाबात से खत्म करना है। एक तरफ अपोजिशन अपनी बात में लचक दिखाने को तैयार नहीं है, दूसरी जानिब हुकूमत भी अपनी टर्म्स पर ही बातचीत करने और अपनी बात मनवाने पर बज़ेद है। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है, तो साथ ही तड़ी भी लगा जा रही है कि अगर बात आपने ना की तो काम करने के दूसरे भी तरीके हैं। मतलब बात की जा रही है कि जी अगर आप ना माने तो हम सदारती ऑर्डिनेंस ले आएंगे। अमेंडमेंट्स करने के लिए हमें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कौमी असम्बली में भी अक्सरियत है, हमारे पास सेनेट में भी अक्सरियत है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN अपना स्टांस दे दें। वो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इलेक्शन लड़ने का हक़ नहीं देना चाहते, वोटिंग का हक़ नहीं देना चाहते, तो वो दोनों पार्टीज़ अपना स्टांस जो है वो दे दें हमें। ज़ाहिर है वो उसके लिए हमें उनकी मदद चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे पास अपनी अक्सरियत है, हम कर सकेंगे। इसके बावजूद हम ये चाहते हैं ये कंसेंसस से जाएं, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं होगा हमारा रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है, हम इस्लाह। अब वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी जब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर काम किया और बड़ा जबरदस्त काम किया, बड़ा उसे सराहा गया। इस हवाले से मशीन में अहम तब्दीलियां भी कराई। अब वो मुसिर हैं कि अगले इलेक्शन में EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही इस्तेमाल होगा ताकि धांधली का मामला हमेशा के लिए हल हो। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुकम्मल तौर पर मसाइल से पाक होंगी, जब खुद वफाकी वजीर शिबली फराज जो हैं वो फवाद चौधरी की अभी तक जितने भी बनाए हुए वेंटिलेटर्स की अगर बात करें उस पर सवालात उठा चुके हैं। दुनिया के कई मुमालिक में EVM इस्तेमाल होती है, लेकिन इस सिस्टम में शिकायत भी मौजूद हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो इस सिस्टम पर काफी इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन अब भी वहां एतराजात उठते रहते हैं। बहरहाल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस दौर में इनकार भी मुमकिन नहीं है, लेकिन EVM सिस्टम को एक साथ पूरे इलेक्शन में पर नाफिज करने की बजाय पहले उससे
छोटे बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, छोटे लेवल पर इस्तेमाल करके उसकी खामियां दूर करते हुए आस्ता आस्ता पूरे इंतखाबी सिस्टम में हम उसे ला सकते हैं। जैसे कि इंडिया में पहली बार 1982 में केरला के एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, फिर 1999 में लोकसभा इंतखाबात में उसका इस्तेमाल किया गया, और फिर जाके 2004 में पहली मरतबा लोकसभा और रियासती सतह के जो इलेक्शन थे उनमें मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान में। लेकिन मसला यह है कि आज भी कई ऐसे इलाके हैं नाज़रीन जहां खच्चरों पर लाद कर पेपर जो हैं कई दिनों में पहुंचाए जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह एकदम पूरा सिस्टम बदला जा सकता है, इसमें भी कोई शुबा नहीं कि शफाफ इलेक्शन की ख्वाहिश करना मगर उसके लिए संजीदा कोशिशों का हिस्सा ना बनना भी जो है वो ठीक नहीं है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आपसे मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि आप धांधली धांधली शोर तो मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत आपको कह रही है कि आप बैठ जाएं, उसके साथ सारे इख्तिलाफात आपको भी चाहिए, पसे पुश डालकर आप बैठें, आप बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये धांधली कैसे खत्म होगी, रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी आपने देखा है NA 249 के अंदर आपने देखा है कि वो एक फाइल आई थी जिसके अंदर प्रिजाइडिंग अफसर के लिए पैसे एक एनवेलप के अंदर रखे हुए थे। कौन सा कानून है, एग्जिस्टिंग कानून, जिसके तहत इजाजत है कि आप पैसे भेज सकते हैं प्रिजाइडिंग अफसर को? कोई है जी दुनिया का कानून? आप कोई भी कानून बना लें, अगर आपने फोल्डर के अंदर पैसे रखने हैं और प्रिजाइडिंग अफसर को भेजने हैं तो उसमें क्या हो सकता है? कौन सा ऐसा कानून है इस वक्त का कौन सा ऐसा कानून है जो ये आपको इजाजत देता है कि मिफ्ता इस्माइल के एक बैलेट बॉक्स के अंदर से 84 या 83 वोट्स निकलें और वो मोहम्मद इस्माइल के सामने लिख दिए जाएं, जब तक आप पकड़े ना जाएं और वावेला ना वहां पे मचे? कोई है जी कोई ऐसा कानून? प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ आपको देखने में सुनने में नजर आता है, कोई ऐसा कानून है जो इजाजत देता है कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो धुंध में गुम हो जाएं और गायब हो जाएं और सुबह 4 बजे तक गायब रहें? कोई ऐसा कानून है इस वक्त जो इजाजत देता है कि आप AK-47 लेके पोलिंग स्टेशन पे चले जाएं और हर तरफ फायरिंग शुरू कर दें? कोई इजाजत इस वक्त का कानून, अगर आप कानून के नुक्ता नजर से देखें इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस को, तो ये जो कुछ आपके सामने आता है कि बैग यानी एक पोलिंग स्टेशन के अंदर हल्का 249 के अंदर ज्यादा से ज्यादा 250 वोट पड़े हैं, औसतन 250 पड़े हैं। 250 वोट गिनने में 5 बजे खत्म हुई। देखिए डॉक्टर ना, देखिए फाफिन की रिपोर्ट में यही जो आप बता रहे हैं सारे एतराजात उठाए जा चुके हैं। 249 की अगर बात की जाए, हुकूमत जो है वो 49 तरामीम लाने का सोच रही है, कवानीन मौजूद हैं, और अगर मौजूद ना होते, आपने डस्का में देखें शोर मचाया ना धुन का, री इलेक्शन हुआ, आप जीत गए, कानून में रास्ता था तो आपने ये शोर मचाया, वो कानून अपनी हरकत में आया और आप जीत गए वहां से। लेकिन सवाल ये है कि कोई वे फॉरवर्ड तो होनी चाहिए ना। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मसाइल कौन हल करेगा? आप जब बैठेंगे, सियासी जमातें तो आपस में बैठती हैं, आप बैठने के लिए ही नहीं तैयार, नहीं बैठ सकते। आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने वो 50 तजावीज अगर हैं, हमें तो अभी नहीं मिली, हम मिलेंगी तो जरूर पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब माजरत के साथ, जब आप बैठेंगे तो ही आपके सामने ये तजावीज रखी जाएंगी ना। आज बाबर अमान साहब ने बड़ी तफसीली लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, एक तजवीज की कि आरओ के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो बजाय 4 साल वेट करने के 10 रोज में वो मसला हल हो जाए। कितनी जबरदस्त ये तजवीज है। तो ऐसे बहुत सी अच्छी तजावीज हैं, लेकिन आप बैठेंगे तो मालूम होगा ना डॉक्टर साहब। देखिए, एक इस वक्त कोई ऐसा कानून है जो आपको कहता है कि कानून ये कहता है कि आपने 2 बजे से पहले तमाम रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं। अगर आपने कानून की वायलेशन करनी है तो कानून बनाते रहे, कोई हर्ज नहीं है, हम बना लेते हैं। जितने कवानीन आप कहते हैं बना लेते हैं। मैंने आपके सामने जितना मुकदमा पेश किया, इनमें से कोई कानून इनकी इजाजत नहीं देता। जब आप घर से निकले चोरी करवाने और घर से निकले चोरी करने, तो आप मुझे बताइए कि कानून बनाने से चोरी कैसे रुक सकती है? चोरी के खिलाफ तो कानून है। इस वक्त आप मुझे कोई एक तजवीज बताएं, स्पेसिफिक तजवीज बताएं जो जिसकी प्रोविजन इस वक्त कानून में नहीं है। आपको आरओ वाली आपने तजवीज दी है, अगर सिर्फ ये तजवीज सामने आएगी तो हम इस पर क्यों नहीं गौर करेंगे? मगर कोई बिल आपके सामने आया है अभी तक? लेकिन जो मैंने इलेक्शन के प्रोसेस में देखा है, आपने तो एक मुझे बात बताई, मैंने आपको 5 बातें बताई। मसलन कानून ये कहता है कि किसी भी हल्के में डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता।
30, 40, 50, 70 करोड़ रुपए का एक महीने में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हो जाए तो इलीगल है। लेकिन अगर वहां पे अब्दुल रहमान साहब वहां पे वो है अफसर जिन्होंने मॉनिटरिंग ऑफिसर ईसीपी की तरफ से अब्दुल रहमान अराई साहब, अगर अब्दुल रहमान अराई साहब को लगाएंगे तो डेवलपमेंट तो होगी भाई। अगर आप वहां पे उनको लगाएंगे आरओ, डेप्टी आरओ जिन्हें लगाया हुआ था, तो फिर तो भाई अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई मिफ्ती साहब के इलेक्शन में पैसों की कोई बात थी, वो जरा तफसील बताएं। क्या आरओ को किसी ने, क्या रिटर्निंग ऑफिसर्स को किसी ने पैसे पेश किए थे, क्या था वो मामला? जी हमारे सामने तो ये तमाम जो ये पैसों वाला मामला है, ये आपके टेलीविजन प्रोग्राम्स के जरिए आया है। हमारे सामने एक साहब ने पकड़ा, एक साहब का फोल्डर वो लेके प्रिजाइडिंग अफसर के पास जा रहे थे, उन्होंने खोला, वो उसके अंदर से पैसे निकले, उन्होंने कहा तुम्हें किसने दिया है, और उन्हीं ने कहा तुम्हें पीपल्स पार्टी वालों ने भेजा है। किसके लिए भेजा है? प्रिजाइडिंग अफसर के लिए भेजा है। पीपल्स पार्टी ने भेजा या नहीं भेजा हमें नहीं मालूम, ये इलेक्शन कमीशन का काम, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पार्टी ने भेजा है, हमने भेजा है, किसने भेजा है? लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर को एक फोल्डर में पैसे डाल के अगर भेजे जाएं इलेक्शन के दरमियान, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा, ये तो देखिए एक डॉक्टर साहब, देखिए वही बात है ना, एक कंस्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में जो हुआ, आगे जो कुछ होना है, देखिए उसका एक ही हल है कि बैठना है। अगर आप लोगों ने बैठना नहीं है तो ड्राफ्ट तो तब आएगा जब आप बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून अगर ये कहेगी कि बैठना ही नहीं है तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? आप ऐसा करें, मैं सजेस्ट कर देता हूं जी। आप हल्फन किसी को ले आएं या आप वाउच करें कि जब हम इनके साथ बैठेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। ठीक है। आप किसी किताब के ऊपर हल्फ लेने को तैयार हैं इस बात पे? मैं ये पूछता हूं फवाद चौधरी साहब से, कानून साजी में तो 2 दिन के बाद क्या हुआ है? 3 से 5 वजीर जो है उन्होंने बाहर निकल के क्या कहा है? आप वजीर आजम साहब को बोले वो हल्फ उठा लें कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे और डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दें, निकालें आए और ये बताएं कि अगर आपने वाकई कोई तरमीम करनी है तो तरमीम है किधर? आप तो ऑर्डिनेंसेस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस लेकर आते हैं, वो किधर है? वो कागज, वो मुसव्वदा जिसकी आप बातें कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा है अभी तक। मैं सेनेट में, मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए, इस उम्मत को 3 साल हो गए। मुझे बताइए जिसकी आप गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आरटीएस फेल हो गया, दुनिया में किसी जगह पे होता है? आपने देखा है कहीं? देखिए डॉक्टर साहब, फेल ठीक है, आप कह रहे हैं फेल हो गया था, लेकिन आपके दोस्त फवाद चौधरी ने जो मशीन बनाई है वो नहीं फेल होगी। देखिए इस पर तो मान लें आप। नहीं था, एक सिस्टम था, एक उसका बैकअप था, लेकिन वहां पे भी फॉग आई, और ऐसी फॉग आई कि आरटीएस भी बैठ गया, उसका बैकअप भी बैठ गया, और फिर रात को बिल्कुल इसी तरह मगरिब के बाद वो खत्म हो गए रिजल्ट्स, और फजर के बाद आने शुरू हुए, और पता चला कि रिजल्ट्स तो आ चुके। और यही एक पैटर्न। अब एक नई, प्रोबेबली आप या तो कोई मुझे तरीका कार बताएं। देखें, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी ना प्रॉब्लम है ना सोल्यूशन है। यानी टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आपने चोरी करनी है तो उससे आसान चोरी क्या है? मामला और प्रॉब्लम तो चोरी की है। मैंने आपको अभी बताया है, मैंने आपको 6 एग्जांपल्स दिए, मैं 60 और दे सकता हूं जिनकी कानून इजाजत नहीं देता। मगर जब आपने इलेक्शन रिग करना हो, जब आप घर से निकले सारे मिलके कि हमने ये इलेक्शन रिग करना है, क्योंकि जवाब तो यही है, सवाल कुछ भी हो, तो फिर आपने मशीन लगाई तो ज्यादा आसान हो जाएगा, नई मशीन लगाएंगे तब भी आसान है। आप पहले वोट डब्बे में डालते थे, फिर जब उसके ऊपर बहुत ले दे शुरू हुए तो आपने बोला कि बैलेट नहीं। डॉक्टर साहब, मुझ में जाते हुए एक जवाब आपसे चाहिए कि फवाद चौधरी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आपको मसला क्या है? फवाद चौधरी के तो जो वेंटिलेटर थे उस पर उनका अपना वजीर, वफाकी वजीर क्या कह रहा है वो जरा क्लिप चलाएं, उसके बाद मुझसे आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। जरा शिबली साहब का वो वेंटिलेटर वाला चलाएं जरा बयान। 2 साल से तो आपको कह रहे हैं, हम तो फवाद साहब को मानते हैं क्योंकि हमारे दोस्त हैं वो, लेकिन शिबली साहब क्या कह रहे हैं? जब शिबली साहब बोलते हैं तो वफाकी हुकूमत बोलती है। एक वफाकी हुकूमत कह रही थी वेंटिलेटर हमने जो बनाए बेहतरीन है, दूसरी वफाकी हुकूमत ने आके बोला ये तो बोगस थे। तो बताइए, और जिस बंदे ने इलेक्शन हमारे साथ लड़ना है, जिस पे हम इल्जाम लगा रहे हैं, मैं फवाद की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरे आपको सबको मालूम है दोस्त है, आप जिसकी भी कर रहे हैं फवाद सुन रहे हैं आपकी बात। इलेक्शन लड़ना है और रिग करना है, और हम कह रहे हैं कि आप रिग करते हैं, आप कह रहे हैं कि उन्हीं की मशीन लगा दें। बहरहाल टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज है, और मैं समझता हूं कि एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से अच्छी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए,
जो मैं मुकदमा आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ये है भाई, टेक्नोलॉजी या कानून ना प्रॉब्लम है ना सोल्यूशन है। प्रॉब्लम भी चोरी है और उसका सोल्यूशन चोरी को रोकना है। और उसका तरीका एक है कि वो जो आपको पहले से आपके गुमान में आता है कि इस इलेक्शन का रिजल्ट ये आना चाहिए, जब तक ये काम नहीं खत्म होगा। चले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़े संजीदा सवालात लाइटर मोड में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब उठा गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे और उनसे यही पूछेंगे कि आपने जो मशीन बनाई है या जो भी आपने साइंस और टेक्नोलॉजी में काम किया है, वो तो शिबली फराज साहब उस पर खुद बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठा चुके हैं और अब तो अपोजिशन भी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी कह रहे हैं कि हम कैसे उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतमाद कर लें। वही जो इजादात फवाद चौधरी साहब ने किए हैं उस पर शिबली फराज साहब जो है वो सवालिया निशानात उठा रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब के सामने सारे सवालात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और मैं उसे हसास इसलिए कहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, कोई भी इलेक्शन उठा के देख लें, चाहे वो छोटा सा बल्दियाती इलेक्शन हो या बहुत बड़े बड़े आम इंतखाबात हों, हमारे हर इलेक्शन तकरीबन आखिर में जाके वो कंट्रोवर्शियल उसे सियासी जमातें बना दी जाती हैं। उसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि ये मिलकर बैठें और इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, लेकिन तरीके इंसाफ चूंकि अब गवर्नमेंट में है, जब वो मान जाती है तो नून लीग पीछे हट जाती है, नून लीग जब मान जाती है तो पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है। अब आपने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को सुना, उनके जो एतराजात थे वो हम सामने रखेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहली बात तो ये है कि एक तो इस तरह से आप इस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को ड्राइव कर रहे हैं और आपकी जो ईवीएम आपने बनाई थी उसको लेकर चल रहे हैं, उस पर आपको दाद तो देनी चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, मसला ये है कि ईवीएम और टेक्नोलॉजी तो इस मसले का हल है, वो हम सबको पता है, लेकिन आप कैसे कंसेंसस के जरिए पीपल्स पार्टी को और नून लीग को साथ में मिलकर बिठाएंगे कि जनाब देखें, दिस इज द वे फॉरवर्ड, ठीक है हमारे ये इख्तिलाफात हैं, हम आपकी ये वाली बात मान लेते हैं, लेकिन आए बैठें खुदा के लिए इस मुल्क को अब आगे की तरफ लेके जाएं, भूल जाएं कि जी उसने धांधली करवाई, इसने धांधली करवाई, उसका हल निकालना है हमें। देखिए आदिल, पहली बात तो ये है कि ये जो 49 अमेंडमेंट्स जो हम तजवीज़ कर रहे हैं इस नए इलेक्शन एक्ट के तहत, इसमें से 40 अमेंडमेंट्स वो हैं जिसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का पहले ही कंसेंसस है। और ये जो पहले भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो मामला चला था उसमें तमाम पार्टीज उस कमेटी की मेंबर थी और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मिलके ही किए गए थे। अब हमने जो सिर्फ एक ऐड इसमें कुछ एडिशंस किए हैं, उनमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या ईवीएम है, इसका इजाफा जो है वो हमने किया है। दूसरा इजाफा जो हमने किया है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम वोट का हक देना चाहते हैं। असल मसला जो पीपल्स पार्टी और PMLN का ये है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक नहीं देना चाहते, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उनकी तमाम तर जो इस वक्त कोशिश और एफर्ट है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को ना तो इलेक्शन लड़ने का हक मिले, ना उनको वोट डालने का हक मिले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तो उन्होंने अभी देखा ही नहीं है, और उन्होंने अभी देखा ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, हम बात क्या कर रहे हैं। और वो रिपोर्टर्स जिन्होंने इसको कवर किया है वो अच्छी तरह आपको बता सकते हैं कि ये कितनी इतनी पॉजिटिव एफर्ट है, जिसके नतीजे में आपको इलेक्शन नतीजों के लिए रात 1-1 बजे तक नहीं बैठना पड़ेगा। 20 मिनट में नतीजे जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, और इसमें कोई इंटरनेट का चूंकि अमल दखल नहीं है, लिहाजा हैकिंग का इसमें जो मंजरनामा है या हैकिंग का जो एक खदशा है वो दूर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा चौधरी साहब, इसमें देखें वे फॉरवर्ड तो यही है कि आप सारी सियासी जमातें मिलकर बैठें, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब मुझसे गारंटी मांग रहे हैं कि जी आप गारंटी ले लें कि जी वज़ीर आज़म साहब और नून लीग जब PTI के साथ हम बैठे तो वज़ीर आज़म साहब ये नहीं कहेंगे कि देखें जी फिर NRO मांग रहे हैं। तो मतलब कुछ थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा ना। देखिए, ये तो आपकी जो मेच्योरिटी का ये कहना कि गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ये सवाल तो बड़ा मैं समझता हूँ कि इररेलेवेंट है हमारे लिए, इसलिए कि हुकूमत ने तो बहुत ही मेच्योरिटी का अभी तक जो है
हमने जो मुमकिन हो सकता था वो अब तक हमने किया। पहले इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत लिखा स्पीकर साहब को, स्पीकर साहब ने पार्लिमानी लीडर्स को खत लिखा, एक फॉर्मल हमने बातचीत शुरू की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया और कहा कि बयान दिया, उन्होंने कहा कि आप आइए और इस इशू के ऊपर जो है वो बात करिए। खुद जब सेनेट के इलेक्शंस में आप देखें कि जब ये कह रहे थे ओपन वोट के ऊपर तमाम पार्टीज का कंसेंसस था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेकर के 2015 में जब नून लीग ने लॉ अमेंड कराया उस वक्त तक, जब हमने कहा तो ये फिर पलट गए। प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ना तो कोई इंतखाबी इस्लाहात से ना ही निज़ाम से कोई दिलचस्पी है, उनकी दिलचस्पी सिर्फ 10 केसेस तक है। वो 10 केसेस आप इनके रिजॉल्व कर दें, ये सारे लाइन में लग के वोट भी देंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, इनके पैसों का आप ना पूछें, ये बिल्कुल आपके साथ हैं। अगर आप इनके पैसों का पूछते हैं, इनकी बाहर की प्रॉपर्टीज जो है उनका पूछते हैं, तो ये आपके साथ नहीं है और ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम जो है वो खत्म हो। देखिए अगर ऐसी बातें होंगी, देखिए मैं इसलिए वो बात कर रहा था मेजोरिटी की कि नैब के मामलात पर जब बैठे बात हुए तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो तो एनआरओ मांग रहे थे, तो जाहिर बात है वो ठीक है, आपकी बात में हो सकता है सच्चाई भी हो कि वो अपने केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो पाकिस्तान के अवाम से वादा किया था ना कि आप इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। ये पूरा एजेंडा तो आपको ड्राइव करना चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी मतलब हुकूमती अराकीन को अपनी ज़बान भी कंट्रोल में लानी होगी, क्योंकि यू आर द गवर्नमेंट, आपने ड्राइव करना है उसको, तो थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा भी करना होगा और इस चीज़ को आगे बढ़ना होगा। अगर आप ये कहें वहाँ से वो कहें कि देखें जी वो देखें कैसी बातें कर रहे हैं, हम बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये मामला कैसे जाएगा? वही फिर सदारती ऑर्डिनेंस आप लेके आ जाएंगे आखिर में। देखिए मसला ये है आदिल कि ये जो सारे पैसे हैं ये कोई हमारे ज़ाती पैसे नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि जिसके ऊपर जिस तरह से आपने आसानी से ये कह दिया है कि जी आप ये बात ना ही करें, ये बात कैसे ना करें? आप अरबा रुपया पाकिस्तान से बाहर गया है, अरबा रुपए की बाहर प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, ये मुमकिन नहीं है। हमें वोट भी इसके ऊपर मिला है कि आपने इनसे हिसाब लेना है। सो ये तो मुमकिन नहीं है कि हम ये कंप्रोमाइज कर दें हर बात के ऊपर कि ठीक है जी आप हमें वोट कर दें इन बातों के ऊपर। चॉइस ऑफ कतई कलामी की माफी आप बिल्कुल ना करें, लेकिन ये तो एक अलग, देखिए अकाउंटेबिलिटी को अलग रखें ना। अगर आप अकाउंटेबिलिटी को लेकर मुल्की मामलात चलाएंगे फिर तो नहीं चलने। यही 2-2.5 सालों में हमने यही देखा है ना। तो अलहदा तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर फैटफ का लॉ आप लाएं और फैटफ में वो कहेंगे नहीं जी पहले आप नैब की ये 34 प्रोविजन अमेंड कर दें, तो फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी को कौन लेके आए? हम लेके आए या अपोजिशन लेके आई है? अभी भी जो सारे हालात हैं जिसके ऊपर हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि अपोजिशन बैठे और एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो, लेकिन आपने देखा है उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मुसद्दिक मलिक साहब हों, खाकान अब्बासी हों, एहसन इकबाल साहब हों, इनकी सिर्फ दिलचस्पी ये है कि हमारे पहले केसेस की बात करें फिर हम बाकी कोई और बात करेंगे। अब ये एक मामला है, ये पाकिस्तान के लोग जो है फैसला कर लेंगे अगले इलेक्शंस में कि उन्होंने इनके पैसों को माफ करना है या नहीं करना। हम बहरहाल माफ करने को तैयार नहीं। ठीक, अच्छा ये मुसद्दिक मलिक साहब ये भी कह रहे हैं कि जी कोई ड्राफ्ट कुछ तो सामने लेके आए कि जी ये जो 49 अमेंडमेंट है, ठीक है बाबर अवान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन फवाद साहब उनको एंगेज तो करें ना, उनको बिठाएं तो सही। इधर से आप तीर बरसा रहे हैं, उधर से वो तीर बरसा रहे हैं। इलेक्शन उसी तरह फिर होंगे, आप भी कहेंगे रिगिंग हो गई या हार गए, तो वो भी कहेंगे रिगिंग हो रही है, तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। देखिए आदिल ये बड़ी बदकिस्मती है ना कि अब आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने थोड़ा अपने रिसर्चर को बोलते कि इसका ड्राफ्ट किधर है, तो वो आपको ड्राफ्ट दे देता। सिर्फ आप गूगल पे नेट करते आपको ड्राफ्ट इसका मिल जाता, क्योंकि ये 16 सर मेरे पास फवाद चौधरी साहब ड्राफ्ट है और मैंने उनको अपना जवाब भी दिया है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि देखिए ये जो दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है, ये जो मसले मसाइल हैं, देखिए नुकसान तो पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है ना। पिछले 4 दिनों से हमारे प्राइम टाइम में NA 249 डिस्कस हो रहा है जी मिफ्ता इस्माइल साहब का। हमारे मसले मसाइल कुछ हो रहा है, मुल्क कोविड में डूबा हुआ है, इकोनॉमी की ये सिचुएशन है कि वजीर खजाना साहब कहते हैं जी हम तो डूबने जा रहे हैं,
लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, NA 249। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाहिद हल है, और वे फॉरवर्ड ये कि आपने बैसियत गवर्नमेंट उनको एंगेज करना है, वेदर और नॉट यू लाइक इट। आपके पास ऑप्शन दूसरा नहीं है, या तो फिर आप ऑर्डिनेंस ले आएं और ये मामला खत्म करें, क्योंकि हमारा मसला ये है कि ये धांधली का शोर बंद हो जाना चाहिए अब इस मुल्क में। देखिए आदिल, पहली बात तो ये है कि मुझे खुशी है कि अब आपके पास ड्राफ्ट है, तो आप शेयर कर सकते हैं मुसद्दिक मलिक साहब के साथ। और यही बात अगर मुसद्दिक मलिक साहब कभी पार्लियामेंट तशरीफ ले गए होते और वहाँ पे जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे पूछ लेते कि ये ड्राफ्ट बिल जो है ये कब से हमारे पास है, तो ये उनको बताते, इनके पार्टी के लोग बताते और मेंबरान असेंबली इनको बताते कि 16 अक्टूबर से पिछले साल से ये बिल जो है वो हुकूमत का जमा हुआ है, और अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अब भी मुसद्दिक मलिक साहब हों या कोई भी खाकान अब्बासी साहब हों या एहसन इकबाल साहब हों, उनको चाहिए कि असम्बली भी कभी कभी जाया करें। ये सारी अपोजिशन सिर्फ को टीए लेने के लिए तो नहीं आई हुई। अनफॉर्चुनेटली ना ये इनमें से कोई पढ़ता है, ना इनमें से कोई जो है वो कोई मुल्क के मामलात से मुतल्लिक कोई दिलचस्पी रखता है। 24/7 इनकी एक ही रट है, हमारे केसेस छोड़ दो, इसके अलावा इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक आप बात करें एंगेजमेंट की, देखिए हम और क्या कर सकते हैं, आप मुझे कोई तजवीज दे दीजिए, हम उस पर अमल कर लेते हैं। हमने तो उनको बुला लिया, वज़ीर आज़म साहब ने बयान जारी दिया, उसके बाद उन्होंने खत लिखा, उसके बाद हमने पार्लियामेंट लीडर्स को। फवाद चौधरी साहब, एक तजवीज़ ये दूंगा, आप और मुसद्दिक मलिक साहब को बिठाना मेरे लिए सबसे आसान है। हर रोज़ और ऑलमोस्ट आप बैठे होते हैं, तो ये मुल्की मसाइल के लिए भी हल करें। चौधरी साहब, RTS वो उनका एक आर्ग्यूमेंट ये है, RTS फेल हो सकता है, तो आपकी जो EVM है, जो मशीन है वोटिंग सिस्टम की, वो भी फेल हो सकती है। और दूसरा साथ में वो ये कह रहे हैं कि जी शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि फवाद साहब का वेंटिलेटर का ये हाल है, तो वो तो कह रहे हैं कि गवाही जो है वो हुकूमत खुद ही दे रही है कि फवाद साहब की। तो आपकी ये जो चीज़ है, अपनी मशीन पे थोड़ा सा ब्रीफिंग भी करवाएं, जर्नलिस्टों को भी और ओपोजिशन लीडरान को भी दिखाएं कि जी ये नहीं फ्लॉप होने वाली मेरी मशीन RTS की तरह। पहली बात तो मुसद्दिक मलिक साहब का मैं आपको बताऊं, उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि उनकी पार्टी में फैसला किसने करना है, मरियम नवाज ने करना है या शहबाज शरीफ साहब ने करना है। एक दिन जो है ये खाकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक साहब और एहसन इकबाल साहब की दौड़ लगती है शहबाज शरीफ साहब की तरफ, दूसरे दिन उनकी दौड़ लगती है मरियम नवाज की तरफ। तो अभी ये PMLN का जब तक अपना एक इंटरनल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होता, जाहिर है कि उनके पास जवाब नहीं है कि वो किससे पूछेंगे और किसकी पॉलिसी जो है वो PMLN में चलेगी। दूसरी बात ये है कि ये RTS में और इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। RTS इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम है, यहाँ पर ये जो EVM मशीन्स हैं ये स्टैंड अलोन है, इनका कोई इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इनका, इसलिए वो हैकिंग का इसमें इशू जो है वो नहीं है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, ये पहले भी जर्नलिस्टों को हो चुकी है, अब दोबारा हम ये कर रहे हैं कि हम APNS को, PBA को, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को खतूत लिख रहे हैं और उनको हम बुला रहे हैं कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एक ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन हम देना चाहते हैं, और उनको बुला के हम ये डिस्कशन करें। वैसे शिबली साहब को ये ब्रीफिंग जरूर दे दीजिएगा। बिलावल साहब ये कह रहे हैं सर कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इलेक्शन से खत्म करने का नाम इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, आप एग्री करेंगे चौधरी साहब? क्योंकि जब जब भी इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा है, उंगलियां उठी हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही, और बिलावल ये कह रहे हैं कि जी यही हमारा असल काम है, ये हमने करना है, इसी का नाम है रिफॉर्म। देखिए अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है तो जाहिर है पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों एस्टेब्लिशमेंट ही की पैदा करदा पार्टीज हैं, और दोनों ने एक वक्त में एस्टेब्लिशमेंट को ही सर्व किया है। और आप वो समझते हैं कि कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल उनकी सोच जो है वो दुरुस्त होगी। लेकिन असल बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो हर मुल्क में होती हैं, इदारे जो हैं वो हर मुल्क में होते हैं। जब इन्होंने पहले, आप देखें PMLN जो कल से पहले चीख के कह रही थी कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, कल मुतालबा कर रही है कि तमाम रिकॉर्ड जो है फौज की तहवील में होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आप इदारों के बारे में जब गुफ्तगू करें, बात करें, एहतराम से और ध्यान से करें। कल आपको इदारों की ज़रूरत होगी, और इदारों के बगैर मुल्क नहीं चलते। ये जो हमने एक रवाज बना लिया है कि अपनी सारी गलतियां इदारों के गले पे डाल के आगे निकलने का, इससे भी इज्तनाब जो है वो अहम। लेकिन चौधरी साहब, इदारों के बगैर इलेक्शन तो हो सकते हैं ना? आप भी यही कहेंगे, आप मतलब यही आपकी रही है अभी तक लाइन के नहीं किरदार कोई होना चाहिए इंतखाबात में?
इंतखाबात में क्या किरदार उनका है, लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल फौज के बगैर इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं हो सकते। आपने देखा जब ये अभी डस्का का एक इलेक्शन इतना उसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बैलेंस रहना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि जिस तरीके से PMLN वाले परसों तक कर रहे थे फिर उन्हें कल अपने अल्फाज खाने पड़े। जी चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे। GSP प्लस बड़ा एक मतलब पेचीदा सा और सेंसिटिव सा मामला हो गया है, किस तरह से डील कर रहे हैं? आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अहम एक मीटिंग चेयर की और ये कहा कि EU के जो कंसर्न्स हैं वो हम एड्रेस करेंगे और एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट हमें करना भी चाहिए जो उन्होंने मामलात उठाए हैं। तो इस पर क्या वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सोच रही है गवर्नमेंट के, क्या करेगी, पॉलिसी क्या होगी इस पर? देखिए जी, हमारी पॉलिसी पहले बिल्कुल क्लियर है। हम एक्सट्रीमिज्म का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और टेररिज्म का, हमने पाकिस्तान में 70,000 लोगों की शहादतें दी हैं। हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को जो है वो ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली यूरोपीय यूनियन का लोग हों या बाकी हों, उन्हें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। जिस किस्म का इस्लामोफोबिया इस वक्त यूरोप में पनप रहा है, उनको चाहिए कि उसके ऊपर भी गौर करें। और फिर जिस तरीके से आप देखिए कि जब TL यहाँ पे बैन है लेकिन वो UK में हमारे सफारत खानों के सामने मुजाहरे कर रही है, जिस किस्म की ट्वीट्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर आपने देखा कि जो एक हेट कैंपेन पाकिस्तान से हमसाया मुल्कों में बैठ के चलाई गई, 2.5 लाख ट्वीट्स जो हैं वो एक दिन में TL के हक में और नफरत के ऊपर मबनी ट्वीट्स जो हैं वो की गई। उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने क्या किरदार अदा किया? जब पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, जो फेक वेबसाइट्स 287 के करीब बना के पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, उसको पकड़ा गया, यूरोपीय यूनियन ने क्या रोल अदा किया? सो ये हमारे अपने इश्यूज हैं और हम इसको अपने तौर के ऊपर इंशाल्लाह डील करेंगे। ठीक करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ीम वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मामले खसूसी बराए रेवेन्यू और फाइनेंस डॉक्टर वकार मसूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पहला सवाल यही करेंगे कि आज वफाकी वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने बड़ी एक अहम स्टेटमेंट दी है कि मईशत का पहिया जो है वो नहीं चल रहा, और साथ ही विफाकी वजीर तिजारत जो हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत नाकाम हो चुकी है महंगाई को कंट्रोल करने में। ये क्या हो रहा है? खुद माशी टीम जो है वो अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी पर क्यों सवालिया निशानात उठा रही है? हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं मईशत सेंटीमेंट पर चलती है और सेंटीमेंट को माशी टीम चलाती है, जिनके आज के बयानात मुलाहिजा फरमाएं मईशत का पहिया जो है वो नहीं चल रहा, ये वजीर खजाना साहब कह रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम रही है, ये वजीर तिजारत साहब कह रहे हैं। अब ऐसे बयानात से हुकूमत की माशी टीम क्या हासिल करना चाहती है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन नए वजीर खजाना शौकत तरीन के बकौल IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में उन्होंने आज ये कहा कि IMF प्रोग्राम पर नजरसानी का इंडिया उन्होंने बल्कि दे दिया है। लगता यह है कि वजीर खजाना के साथ साथ हुकूमत की माशी पॉलिसी में भी तब्दीली आ गई है। शौकत तरीन के मुताबिक बिजली के टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ेगी, मईशत का पहिया नहीं चल रहा और IMF बिजली के टैरिफ में इजाफे का मुतालबा कर रही है। ये बातें तो अभी पिछले माह महंगाई को कंट्रोल ना करने की वजह से बताकर निकाले गए वजीर खजाना हफीज शेख की बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हफीज शेख साहब मुसलसल IMF प्रोग्राम को तमाम माशी मसाइल का हल बता रहे थे। यही नहीं, हफीज शेख साहब यहां तक कह गए थे कि IMF के पास जाने में ताखीर की गई, साथ ही उनके दौर में मुसलसल IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती रहीं। लेकिन अब अचानक माशी टीम में तब्दीली के साथ माशी प्लान बदलता हुआ नजर आ रहा है। शौकत तरीन तो टैक्स में इजाफे की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने यह भी बता दिया कि GDP ग्रोथ 5% तक अगर हम ना लेके गए तो आइंदा 4 से 5 सालों तक मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी जानिब मुशीर बराए कॉमर्स, तिजारत और सरमायाकारी रज़ाक दाऊद साहब ने आज तस्लीम किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है। और नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू, और अभी उन्हें फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी बतौर मामले ख़ुसूसी दे दिया गया है। डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक तो बड़े अहम ये दोनों बयानात। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब ये कह रहे हैं कि मईशत का पहिया चल नहीं रहा,
दूसरी जानिब रज़ाक दाऊद साहब कह रहे हैं कि महंगाई पर हुकूमत ने काबू पाने में नाकाम रही है। अब ये सेंटिमेंट जो है ये तो कोई बड़ा अजीब सेंटिमेंट जा रहा है। लोग कैसे इकोनॉमी पे ट्रस्ट उनका बढ़ेगा जब इकोनॉमी की टीम से ऐसे बयानात सामने आएंगे? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, मैं जरा सी थोड़ी सी इन दोनों जो बयानात हैं उनके दरमियान में एक तत्वीक करता हूँ। मैं नहीं समझता कि जरा सा अगर आपको सबाक से हट के लें तो शायद कोई दूसरा तासुर उभरे। बात यह है कि अब ये तीसरा साल है और ग्रोथ ना होना एक अहम अमर है जिसको मुखातिब करना और जिसका हल निकालना वो बहुत ज़रूरी है। 3 साल से ग्रोथ नहीं हुई है। पहले साल जो है सिर्फ 1.4 की, दूसरे साल नेगेटिव 0.4 की, और अब तीसरा साल है जिसके अंदर अब उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी सी जो है मईशत के अंदर बेहतरी के आसार हुए हैं, जिसको अभी बहुत आगे जाना है। जैसा उन्होंने कहा कि 5% की ग्रोथ कम से कम जो है 5 और 6% की वो नागुज़ीर है। तो इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है और बाकी जो भी अरसा है इस हुकूमत का उसमें अब ये फोकस बदल रहा है ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्योंकि अगर ग्रोथ होगी और इन्वेस्टमेंट होगा और जिससे ग्रोथ होगी तो उसी के जरिए से जो है इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं पॉवर्टी के भी और रोजगार के भी वो हल हो सकते हैं। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, यकीनन महंगाई जो है वो भी एक खासा रहा है पिछले 2 साल का, बल्कि तीसरे साल के अंदर, और उसमें एक बड़ी वजह जो है वो मतलब हुकूमत की पॉलिसियों के मुकाबले में हालात का नामुवाफिक होना, यानी कोरोना का आना और उससे फसलों के ऊपर जो है असरात पड़ना। और अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो ग्रोथ इन 3 सालों में उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, उसका ज्यादा जिम्मेदार तो खुद तरीन साहब मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को ही करार देते रहे हैं और अब भी यही कह रहे हैं। खुसूसन 13.25 इंटरेस्ट रेट लेके जाना और फिर उसको वहां पे रखना हॉट मनी के लिए, वो ये समझते हैं कि उससे चौक गला दबा दिया गया इकोनॉमी का। तो ये इसी हुकूमत ने किया है ना। ठीक है, आपसे पहले और तरीन साहब से पहले के ये फैसले हैं, लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ कि इससे पहले जो हुकूमत कर रही थी वो गलत कर रही थी, अब जो तरीन साहब और आप जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। देखिए, जिस वक्त वो फैसले किए गए, जिस वक्त हुकूमत ने मईशत को संभाला, अपनी जिम्मेदारी संभाली, उस वक्त मईशत जो है उसके अंदर कुछ खराबियां पैदा हो गई थी। खुसूसन आपका जो करंट अकाउंट है, एक्सटर्नल अकाउंट है, उसमें मसाइल थे, किसी हद तक एक्सचेंज रेट जो है उसके मसाइल थे और इंटरेस्ट रेट के भी मसाइल थे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब IMF के साथ हमने सुना यही है कि आपको मैंडेट और आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे। आज तरीन साहब ने ये कहा कि IMF ने पाकिस्तान से ज्यादतियां की हैं। अब जो टैरिफ और IMF के डिप्टी चीफ का भी हमने सुना था कि जी जो हो चुका है, जो तय पा चुका है, उस पर शायद ही हम आगे जाके पाकिस्तान से बात करें, लेकिन तरीन साहब ने तो आज बिल्कुल खुल के कह दिया है। तो अब IMF से क्या पाया और क्या आगे वे फॉरवर्ड क्या है? जो बिजली का टैरिफ 6.25 रुपए हम बढ़ा रहे थे, क्या IMF उस पर मान जाएगा कि जनाब ठीक है आप ये ना बढ़ाएं? और सर्कुलर डेब्ट उसी तरह खत्म करें? नहीं आदिल साहब, मैं जो हूँ मैं नहीं था मौजूद जहाँ पर उन्होंने शायद स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कुछ बातें की हैं और मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हकीकत हाल क्या है। हकीकत ये है कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन अब तीसरी वेव जो आई है, जिस वक्त ये आपने तय किया इसका रिवाइवल हुआ, उस वक्त तक किसी को नहीं मालूम था कि ये तीसरी वेव जो है वो इतनी खतरनाक होगी और वो पहली वेव से भी जो है आगे निकल जाएगी। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, और जब तरीन साहब आए भी नहीं थे और हमाद अजहर साहब ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने IMF की MD से बात भी की है और IMF की MD को भी बहुत हमदर्दी है इन हालात से, और उसने कहा है कि देखें जी, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ कि जहाँ पर प्राइसेस के ऊपर असरात पड़ेंगे उन चीज़ों से हम एतराज़ करें,
लेकिन जहां पर ये इम्कान नहीं है तो हमको प्रोग्राम के अंदर रहना चाहिए, और उसूली तौर पर हमने इससे इत्तेफाक कर लिया है। जहां तक हम कर सकते हैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये एक तरह से बुनियादी मफरूजा हो गया है कि IMF के जो इक़दामात हैं उनके जरिए से अब हमारी कीमतों के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस वगैरह के ऊपर कोई असरात ना पड़े। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, तो क्या इसका मतलब ये कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो ठीक नहीं थे? क्योंकि IMF हमारे साथ एकतरफा ज्यादती तो नहीं कर सकता ना, हम पर इम्पोज तो नहीं कर सकता। यहां से हम माने, जो पिछले वजीर खजाना साहब थे हफीज शेख साहब, हम सारी शराइत हमने मानी, इसीलिए हम आगे चले। देखिए, मैं फिर आपसे एक अर्ज करूंगा कि जिस वक्त आपने ये मुआहदा किया होगा नेक नियति के साथ किया है, और उस वक्त यही गुमान होगा कि इतनी हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अब तो हमारे पास सारे हकायक है ना कि किस तरीके से मईशत मुतासिर हुई। देखे ना, अब हमने करंट अकाउंट को इतना ज्यादा कम कर दिया कि अब वो सरप्लस में आ गए। और सरप्लस का मतलब यह है कि क्या हम पाकिस्तान कोई कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया है? नहीं, हमें जरूरत है कि मईशत का पहिया तेजी से चले। डॉक्टर वकार मसूद साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।